नमस्कार, मेरा नाम शिवम पांडे है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। अभी मैंने श्री मिथुन सरकार जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा जिसमें उन्होंने स्पेशली कुछ एलिगेशंस लगाए हैं। आज मैं उन सब का जवाब देना चाहता हूं और मैं मीडिया फ्रेटर्निटी को बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे इसका मौका दिया। उन्होंने जो सबसे पहला एलिगेशन लगाया है, उन्होंने एक स्क्रीनशॉट शेयर की है 25,000 रुपये के पेमेंट की। तो मिथुन सरकारी जैसा मैं पहले अपने वीडियोस में और मीडिया के साथ इंटरव्यू में बता चुका हूँ, वो 25,000 तो आप दिखा रहे हैं, लेकिन जो पेमेंट मैंने आपके अकाउंट में की है उसका क्या हिसाब है, वो आप क्यों नहीं सामने लेके आ रहे हैं। वो मैं मीडिया पर्सन को आपके अकाउंट में की गई मेरी 1,19,000 रुपये की पेमेंट को दिखा देता हूँ, जो कि मैंने आपके NGO के लिए आपके लिए की थी और उन्हीं पैसों में से आपने मुझे रिटर्न किया है। मैंने आपका बिल, आपके होटल का बिल सब कुछ पे किया हुआ है और आपने हमारे ऊपर ये भी इल्ज़ाम लगाया था कि हमने बिल नहीं पे किया हुआ है। और दूसरा इल्ज़ाम आपने लगाया था कि शिवम पांडे मिगलॉक्स का बैट्समैन, बॉलर, फील्डर और सब कुछ है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगले 15 दिनों में आपके पास डिफेमेशन के लीगल नोटिसेस पहुँच रहे हैं, जो हमारे गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, यूपी और आसाम के लीगल एडवाइजर्स के द्वारा भेजे जाएंगे। आप समझ जाएंगे मिगलॉक्स ग्रुप की ताकत, ईमानदारी की ताकत और एक एंटरप्रेन्योर की ताकत। फिर दूसरा, उनके द्वारा कुछ बिल्स लगाए गए हैं जिसमें ना तो मेरा कोई साइन है और ना मेरी कंपनी का कोई सील है। इट्स जस्ट अ PDF, इट्स जस्ट अ PDF और आई डोंट नो वर्ड क्रिएटेड डॉक्यूमेंट, जो कि कोई भी क्रिएट कर सकता है और उसको वो शो कर रहे हैं। और वो खुद को एक दुकानदार कहते हैं। एक दुकानदार को इतनी समझ नहीं है कि वो क्या फ़र्जी इनवॉइस है और क्या असली इनवॉइस है। मेरे से आई थिंक उनकी उम्र कम से कम 15-16 साल ज़्यादा होगी और वो खुद एक दुकानदार है, उनको और एक फ़र्जी इनवॉइस और एक नकली इनवॉइस में डिफरेंस नहीं पता है। एक IPO में उन्होंने कैश ट्रांसफ़र किया है, वो ऐसा कह रहे हैं। IPO किसी रजिस्टर्ड ब्रोकर के थ्रू लिया जाता है। आज की डेट में एक 10वीं 12वीं के बच्चे को भी पता है। दूसरा, उन्होंने मेरे कुछ ट्वीट्स मेंशन किए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आजकल हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज़ किया जाता है। मेरे अकाउंट में गलत तरीके से पेमेंट आ गई थी और मैंने गलती से किसी ने पेमेंट भेज दी थी, उसकी वजह से मेरे अकाउंट पे डेबिट फ्रीज लग गया था और मैंने ओपनली ट्विटर पे उस मैटर को एस्केलेट किया। उसको वो मेरी कमज़ोरी बता रहे हैं। एज एन बूटस्ट्रैप एंटरप्रेन्योर हमने डोनेशन के लिए लोगों से डिमांड किया था अपनी डेट्स को कम करने के लिए, नई फंडिंग के लिए, वो भी 2023 में। उसको वो एस्केलेट कर रहे हैं, उसको मेरे कर्ज में दबे होने का कारण बता रहे हैं। बीइंग अ बिजनेसमैन, उनसे तो कम से कम मैं उम्मीद कर सकता था कि वो इन चीज़ों को समझेंगे, बट यू नो, अ लेमैन इज़ ऑलवेज अ लेमैन। बाकी हमारी लीगल टीम्स लगी हुई हैं। डिफेमेशन का नोटिस मिस्टर दुलाल दे, मिस्टर मिथुन सरकार और बाकी जिन लोगों ने भी ये कुकृत्य किया है, उन लोगों को हमारी 5 राज्यों की लीगल टीमें लीगल नोटिसेस भेजने की तैयारी कर रही हैं। जल्दी जो अपडेट होगा वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। आसाम ह्यूमन राइट्स कमीशन में मिस्टर शौर्य शर्मा के खिलाफ़ केस दर्ज कर लिया गया है, जिसकी सुनवाई मई में है। वो रजिस्ट्रेशन के जो डॉक्यूमेंट्स हैं मैं मीडिया पर्सन के साथ शेयर कर रहा हूँ। बाकी अबाउट मिगलॉक्स बहुत अच्छी चल रही है और मैं मंदिरों को और भी जो स्वयंसेवी संस्थान हैं आसाम के, स्पेशली जेल में जो कैदी बंद हैं जिनकी बेल कराने वाला नहीं है कोई, जिनके लिए कोई लीगल सर्विसेज नहीं अवेलेबल हो पा रही हैं, मैं उनके लिए अवेलेबल हूँ। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं हमारी टीम से, नंबर आपको दे दिया जाएगा नीचे। आप हमसे संपर्क करिए, जहाँ तक हो सकेगा हम आपकी सहायता ज़रूर करेंगे। और दूसरी बात, मैं स्वयं तो दीमा हसाओ नहीं आ पा रहा हूँ सिक्योरिटी इश्यूज़ की वजह से, लेकिन हमसे जो बन पड़ेगा हम सब करेंगे। हमारी आसाम की टीम एकदम आप लोगों के साथ है और ये सिंगल बैट्समैन, मेरे क्रिटिसाइजर्स की लैंग्वेज में, ये जो सिंगल बैट्समैन है, ये सिंगल हैंडेडली इस टीम को जिता के दिखाएगा, मिगलॉक्स ग्रुप को जिता के दिखाएगा। और जिन्होंने मुझ पर अब तक अपना भरोसा कायम रखा है, बी इट माई इन्वेस्टर्स फ्रॉम UK और बी इट माई इन्वेस्टर्स फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड, मैं ये नहीं कहता लोग मेरे खिलाफ़ नहीं हैं, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा लोग मेरे साथ हैं और हम करके दिखाएंगे। मैं दीमा हसाओ के एक एक बच्चे से कहता हूँ
उन्होंने मुझे चैलेंज किया था कि आपके यूपी में डेवलपमेंट हो गया है, यूपी और आसाम इंक्लूडिंग दीमा हसाओ दोनों हिंदुस्तान का हिस्सा हैं, आप मुझसे अलग करना चाहते हैं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल बातें ना शोभा नहीं देती हैं कि यूपी में कितना डेवलपमेंट हुआ है, आसाम में कितना डेवलपमेंट हुआ है। मैं दीमा हसाओ को अपना समझता था, आज भी अपना समझता हूँ और दीमा हसाओ के लोगों के लिए मैं खड़ा हूँ। दीमा हसाओ भी हिंदुस्तान का पार्ट है, आप उसको हिंदुस्तान से अलग मत आकिए। जैसे यूपी हिंदुस्तान का पार्ट है, वैसे दीमा हसाओ भी हिंदुस्तान का पार्ट है। जैसे मैं यूपी का बेटा हूँ, हिंदुस्तान का बेटा हूँ, वैसे ही मैं दीमा हसाओ का भी बेटा हूँ। और इन प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे और हम झुकेंगे नहीं, लड़ेंगे और इस मैटर को हाई कोर्ट और ज़रूरत पड़ी तो हम सुप्रीम कोर्ट तक भी लेके जाएंगे। बाकी हमें जुडिशरी पे पूरा भरोसा है और जो भी उनका अंतिम निर्णय होगा वो हमारे लिए मान्य होगा। और न्याय और न्यायपालिका को हम भगवान की तरह पूजते हैं और उसमें हमारा पुरजोर भरोसा है। बाकी सिक्योरिटी इश्यूज़ की वजह से अभी मैं आ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन जब हम अगली बार मिलेंगे या दीमा हसाओ में मिलेंगे तो हम एक बहुत ही अच्छे स्तर पे मिलेंगे और जो पानी की, मंदिरों की जो समस्या है उसको सॉल्व करने के लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ। और अब मैं सीधे तो रीच आउट नहीं कर सकता, लेकिन अगर मेरे से कोई संपर्क साधेगा हमारे नोएडा ऑफिस पे या हमारे कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू तो हम ज़रूर उसकी सहायता करेंगे और ये सिंगल बैट्समैन ही सिंगल हैंडेडली इस गेम को जीत के दिखाएगा। आपने मेरे ऊपर एलिगेशंस लगाए, मैं झेल रहा हूँ, मैं झेलता रहूँगा, लेकिन मैं सच की आवाज़ हूँ और सच की आवाज़ उठाता रहूँगा। मैं फिर से एक बार कहता हूँ कि मैं अपनी लीगल टीम्स और अक्रॉस इंडिया को धन्यवाद कहना चाहता हूँ। मेरे ऊपर 2021 में जब हमारी फैक्ट्री में आग लगी उसके बाद एक फॉल्स एलिगेशन गोरखपुर में लगा था 2022 में, उसमें हमको क्लीन चिट मिली। उसी तरह इसमें भी हमको एक्विटल मिल जाएगा। हमें न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है और हम विनिंग कलर्स के साथ बाहर आएंगे। बाकी ये जो इनवॉइसेस और ये चीज़ें दिखा रहे हैं, ये बच्चा भी समझता है कि ये प्रोपोगेंडा है। और इन्होंने एक फ़ेक आईपीओ ब्राउज़र की बात की थी, वो इन्होंने नहीं दिखाया, क्योंकि जो चीज़ 21 तारीख को क्रिएट हुई थी वो इनको 20 तारीख को ही मिल गई थी। उसको आपने मीडिया के सामने क्यों नहीं रखा? मैं मीडिया से दरख्वास्त करता हूँ कि उस चीज़ की पूछताछ की जाए, उस चीज़ को मांगा जाए इनसे। और बाकी तो हम आपके साथ हैं, जैसा कि मैंने कहा, और आपका ये बेटा, आपका ये भाई, आपका ये दोस्त हमेशा आपके साथ खड़ा है। आपके तक जो न्यूज़ पहुंचाई गई उस हिसाब से आपने जितना भी मुझे जज किया, कोई बात नहीं, वो एक बेसिक ह्यूमन नेचर है, मैं उसको सहने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मैं हमेशा लड़ता रहूँगा। मैं एक भारत का नागरिक हूँ, आसाम हो, उत्तर प्रदेश हो या कोई अन्य राज्य हो, सभी मेरे अपने हैं और ना मैं कोई भेदभाव करता हूँ। और ऐसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल बातों और ऐसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल लोगों का मैं बायकॉट करता हूँ। बाकी लड़ाई जारी रहेगी, हमारी लीगल टीम्स लगी हुई हैं, हम बहुत जल्दी ही फ्लाइंग कलर्स के साथ बाहर आएंगे। और ये सिंगल बैट्समैन जो है सिंगल हैंडेडली इसमें ग्लॉक्स टीम को बहुत ऊंचाई तक लेके जाएगा और उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा और एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दीमा हसाओ का होगा, दीमा हसाओ की मिट्टी का होगा। मेरे ऊपर ये भी आरोप लगाया गया है कि मैंने एक से अधिक लोगों के साथ धोखेबाजी की है, एक से अधिक लोगों से पैसे लिए हैं, लेकिन इसकी सच्चाई क्या है आप जान चुके हैं। अगर मैंने एक से अधिक लोगों से पैसे लिए हैं तो सिर्फ FIRs 2 क्यों? उसमें से एक श्री मिथुन सरकार की स्वयं, दूसरा ADC शौर्य शर्मा जी की है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि मैंने उनसे क्रिप्टो में पैसे लिए हैं। तो इसका जवाब मैं चाहता हूँ। ऊपर से श्री मिथुन सरकार जी ने कहा है कि मैंने 7.5 से 8 लाख रुपए लिए हैं, लेकिन ये एविडेंस 50,000 का भी नहीं शो कर पा रहे हैं। तो इनको कैसे पता मैंने इतने लोगों से पैसे लिए हैं और ये बिना एविडेंस के ऐसा कैसे कह रहे हैं? क्या ये डिफेमेशन के केस के भागी नहीं है अगर ऐसा कहते हुए पाए जाते हैं? दूसरा, उन्होंने कहा कि मैंने उनको इलेक्ट्रॉनिक्स देने का वादा किया था। अरे इलेक्ट्रॉनिक्स के दुकानदार वो हैं और इलेक्ट्रॉनिक देने का दावा मैं करता हूँ? हम तो सिर्फ एक पेट्रोलियम कंपनी है। और सिर्फ उन्होंने ये भी कहा है कि हमने उनके पैसे उनको रिटर्न कर दिए। तो फिर इस केस में उनका इतना इंटरेस्ट क्यों है? क्या उगाही करना चाहते हैं वो हमसे? हमारे ऊपर प्रेशर बना के उगाही करना चाहते हैं? अगर ऐसा है तो फिर वो खुल के सामने आए और एक डकैत की तरह बिहेव करे, कॉन्स्टिट्यूशनल इंसान की तरह बिहेव करने की क्या ज़रूरत है? दूसरा, उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है कि उनके पैसे उनको वापस मिल गए। उसके बाद फिर उनका क्या रोल है इसमें? और जहाँ तक रही IPO की बात, IPO
मैंने पहले भी बताया, बच्चा बच्चा जानता है, इट्स टेकन थ्रू अ ब्रोकर। सो एक मासूम इंसान को फंसा के क्या मिला उनको? क्या उन्होंने ऐसा किसी के दबाव में किया या उनकी ग्रीड ने उनसे ऐसा करवाया? फिर मेरे ऊपर आरोप लगाया कि मैंने आसाम पुलिस से पैसे लिए। ये तो बहुत शर्म की बात है अगर मैंने आसाम पुलिस से पैसे लिए हैं और आसाम पुलिस ने उसको अपनी चार्जशीट में भी नहीं बताया है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर मेरे अकाउंट में कुछ पैसे प्लांट किए गए हों एज अ फेक एविडेंस तो मुझे नहीं पता। मेरे अकाउंट्स फ्रीज हैं और मैं यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ उनको। अगर कुछ पैसे प्लांट किए गए हों तो मुझे उस बारे में पता नहीं है। मेरे अकाउंट वैसे के वैसे हैं, उसमें से कोई पैसा यूज़ नहीं हुआ क्योंकि वो डेबिट फ्रीज है तब से। और कोई पुलिस एक आम नागरिक को जो सिर्फ जैसा कि हमारे एडिशनल एसपी क्राइम श्री फारूक अहमद जी ने कहा है कि मैं उनकी नॉलेज में 23 तारीख को आया और दे अरेस्टेड मी, तो मैंने उनसे पैसे कब ले लिए? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन का विषय है कि मैंने पुलिस से पैसे आखिर ले कब लिए, जब मैं उनकी नज़र में ही 23 को आया और उसके बाद से मैं हॉस्पिटल में ही था। तो और अगर ऐसा कुछ है तो उसके एविडेंस के साथ बाहर आए, हम उसका भी जवाब देंगे। एडिशनल एसपी सर ने कहा है कि हम उनकी नॉलेज में 23 तारीख के बाद आए और उसके बाद उन्होंने मुझे अरेस्ट कर लिया। उसके बाद मैं हॉस्पिटल में, फिर उसके बाद से मैं जेल में था। तो मैंने पैसे कब ले लिए? तो बिना किसी जानकारी के और इस तरीके से किसी के ऊपर एलिगेशन लगाना बहुत गलत बात है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। दूसरा, अगर उसके पहले मेरे अकाउंट में पैसे आए हैं तो पुलिस मेरे अकाउंट में पैसे क्यों डालेगी? अगर डाले गए हैं तो ये किसी बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है जिसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। अब मैं अपने अकाउंट्स की स्टेटमेंट निकलवा रहा हूँ। अगर उसमें इस तरीके की कोई पेमेंट पाई जाती है तो हम उसके अगेंस्ट भी कोर्ट में मूव करेंगे, क्योंकि कल को वो भी हमारे अगेंस्ट यूज किया जा सकता है। क्योंकि मुझे 21 तारीख को ही उठा लिया गया था, जैसा कि मैंने अपनी वीडियो में बताया था। और उसके बाद से मेरा फ़ोन इन लोगों की कस्टडी में था। और अगर उस समय मेरे फ़ोन में कोई छेड़छाड़, मतलब 20 तारीख की शाम के बाद से अगर मेरे फ़ोन में या मेरे अकाउंट्स में किसी भी तरीके की छेड़छाड़ की गई है तो मेरे द्वारा नहीं की गई है, क्योंकि मुझे 21 तारीख की दोपहर को ही उठा लिया गया था। और इसके प्रमाण ये हैं कि आप मेरी CDR लोकेशन और आप मेरी लोकेशन से इसको पता कर सकते हैं। और पुलिस ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया भी है कि मैं उनकी नॉलेज में 23 तारीख को आया। मेरे शिवम पांडे नाम का एक इंसान दीमहा सौ में, इसके बारे में पुलिस को 23 तारीख को पता चला। तो मैं उसके पहले पैसे कैसे ले सकता हूँ? और उसके पहले किसी प्रकार के पैसे हैं तो जाहिर सी बात है किसी बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है।